When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की बुक इकोनॉमिक्स का लेसन मुद्रा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में। बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा के रूप में रुपए स्वीकार करती है तथा जनता को ऋण के रूप में रुपए को उधार देती है। कोई भी ऐसी संस्था जो पैसा अपने पास एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है तथा जनता को पैसा उधार देती है, वो बैंक कहलाती है। ये जरूरी नहीं है जो हमारे आसपास बैंक हो वही बैंक कहलाते हैं। बैंकिंग का कार्य करने वाली संस्था भी बैंक कहलाती है। जैसे एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी में हम पैसा जमा करते हैं और फिर बाद में अपनी जरूरत के समय पैसा को उनसे उधार मांग लेते हैं या उनसे ले लेते हैं, तो वो भी एक बैंकिंग का कार्य करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैंक के प्रकार। वैसे तो बैंक के कई सारे प्रकार होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू 12th क्लास हमें सिर्फ दो बैंकों के बारे में पढ़ना है, वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक। अब हम अगले स्लाइड्स में वाणिज्य बैंक के बारे में पढ़ेंगे। भारत में वाणिज्य बैंकों से ऐसे बैंकों से है जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य करते हैं तथा जिनका नियमन एवं नियंत्रण भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाणिज्य बैंक वे बैंक होते हैं जो बैंकों का कार्य करते हैं। बैंकों का कार्य करने से यहाँ पे अभिप्राय है जो पैसा जमा करते हैं तथा उधार देते हैं। जो भी पैसा जमा करता है बाद में उधार देता है वो बैंक कहलाते हैं। और जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो अधिनियम मतलब एक्ट 1949 के अनुसार कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो इस एक्ट में लिखी हुई है, उसके अनुसार ही सभी वाणिज्य बैंकों को कार्य करना होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य बैंकों के कार्य। वाणिज्य बैंकों के 3 कार्य हैं। पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना तथा तीसरा साख निर्माण संबंधित कार्य। साख निर्माण संबंधित कार्य यह हमारे 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में 5 नंबर से 6 नंबर का पूछा जाता है। वैसे तो साख निर्माण का मतलब होता है नोट जारी करना, नोट को छापना। नोट छापने का, साख निर्माण करने का कार्य आरबीआई के पास है, उसके पास एकाधिकार होता है। लेकिन वाणिज्य बैंक किस प्रकार सहायता करती है आरबीआई के नोट छापने में, वो हमारे 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे जमा स्वीकार करना क्या है। जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों को प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों की जमा स्वीकार करना है। बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करके पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाती है। इन जमाओं पर बैंक ग्राहकों को ब्याज भी देते हैं। बैंकों द्वारा जनता की जमाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खातों को खोलने की सुविधा दी जाती है। बैंकों में खोले जाने वाले प्रमुख खाते निम्नलिखित है। पहला बचत खाता, दूसरा सावधि जमा खाता, तीसरा चालू खाता, चौथा आवर्ती जमा खाता। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चलाया है। तो हम यहाँ पर समझेंगे जमा स्वीकार करना किसी भी व्यापारिक बैंक का सबसे पहला और सबसे कार्य है, जिसके अंतर्गत वो जनता से जमा स्वीकार करती है और उन्हीं पैसों को वो ग्राहकों को अपने अधिक ब्याज पर दे देती है। ये ज्यादा से ज्यादा अपने पैसों को ब्याज पर लगाने के लिए कई प्रकार के खाते खोलती है, जिसमें बचत खाता है, जो सेविंग अकाउंट होते हैं हमारे, जो इस समय हम सबके पास जो एटीएम होते हैं लगभग वो सेविंग अकाउंट के ही होते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य जमा खाता का मतलब होता है कि जो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसे हम स्वास्थ्य जमा खाता कहते हैं। उसके बाद चालू खाता वह अकाउंट होते हैं जो अक्सर बिजनेसमैन खोलते हैं, जिसके अंतर्गत वो अकाउंट में उनके पैसे ना होते हुए भी वो बैंक से पैसा कुछ समय के लिए उधार ले लेते हैं। उसके बाद है आवर्ती जमा खाता, उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों द्वारा मांगने पर ऋण प्रदान करना है। बैंकों व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को तो ऋण देते ही हैं, साथ ही साथ सामान्य ग्राहकों को भी घर बनाने, वाहन खरीदने, बच्चों की शिक्षा एवं विवाह आदि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक अपनी जमा राशियों की एक निश्चित प्रतिशत तरल कोष रखकर, जिसे सीआरआर भी कहते हैं, राशि को ऋण के रूप में ग्राहकों को दे देते हैं। जमाओं की तुलना में ऋण पर ब्याज ज्यादा लिया जाता है। बैंकों द्वारा ऋण निम्न रूपों में दिए जाते हैं। ऋण अथवा अग्रिम।
नगद साख, अधिविकर्ष, विनिमय बिलों की कटौती। तो यहाँ पर हम समझेंगे जो ऋण प्रदान करना है, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। जब कोई कस्टमर बैंकों के पास आता है और वो उससे पैसा उधार लेते हैं तो वो उनको अधिक ब्याज पर पैसा देते हैं, जिसमें व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं और सामान्य ग्राहक भी होते हैं। अपने घर बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा उधार लेते हैं। जब कोई व्यक्ति वाणिज्य बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं तो वो उस पर कम ब्याज देते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उनसे लोन लेते हैं तो वो उस पर अधिक ब्याज लेते हैं, जिससे बैंक अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है साख निर्माण संबंधित कार्य। तो जैसा कि मैंने बताया ये पेपर में 5 से 6 नंबर का आता है, तो आपको इसको अच्छी तरह समझ लेना है और जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी प्रकार से आपको वहां पर पेपर में भी लिखना होता है और समझाना होता है। अब हम पढ़ेंगे साख निर्माण संबंधित कार्य, किस प्रकार से वाणिज्य बैंक साख निर्माण संबंधित कार्य करता है। तो यहाँ हम देखेंगे व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान साख मुद्रा का सर्जन करते हैं। साख निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपए बैंक में जमा करके एक बचत खाता खोलता है। इस जमा को प्राथमिक जमा कहा जाता है। बैंक 1000 रुपए की पासबुक में एंट्री करके पासबुक खाता धारक को दे देता है। अब बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेता है यह खाता धारक एक बार में 10% से अधिक राशि को नहीं निकालेगा। अब मान लो व्यक्ति ए को किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 900 रुपए की जरूरत है, तो वह बैंक जाता है और 900 रुपए का ऋण ले लेता है। बैंक ए के नाम का भी एक खाता खोल देता है और पासबुक जारी करके उसमें 900 रुपए की एंट्री कर देता है। अर्थात व्यक्ति ए अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी इस रुपए को निकाल सकता है। यहाँ पर भी बैंक अपने अनुभव के आधार पर यही सोचता है कि व्यक्ति ए एक बार में 10% से अधिक धन की निकासी नहीं करेगा। अर्थात बैंक को व्यक्ति ए के चेक का भुगतान करने के लिए सिर्फ 90 रुपए, इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, को रखने की जरूरत है। बकाया का 810 रुपए बैंक के पास फिर से किसी और को उधार देने के लिए। अब तीसरे केस में फिर यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति बी को कुछ लोन की जरूरत है और वह उसी बैंक में जाता है जहां पर बी गया था। संयोग से बी व्यक्ति की लोन की जरूरत 810 रुपए की है, तो बैंक उसका भी खाता खोलकर पासबुक जारी करेगा और उम्मीद करेगा कि वह भी केवल लोन की मंजूर राशि 810 का केवल 10% ही इस्तेमाल करेगा, अर्थात चेक या किसी अन्य साधन से बैंक से निकालेगा। इस केस में भी बैंक को अपने इस ग्राहक की जरूरत को पूरा करने के लिए केवल 81 रुपीज की नगद राशि अपने पास रखने की जरूरत है और बकाया की राशि अर्थात 729 रुपए की राशि फिर से किसी और ग्राहक को देने के लिए बैंक के पास बच गई है। अब हम इसको समझते हैं। मान लो जब कोई व्यक्ति वाणिज्य बैंक में पैसा जमा करता है, माना कि मैंने 1000 रुपए एक बैंक में जमा किए। जैसे ही मैंने 1000 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक वालों ने 10% शेयर के तौर पर अपने पास रख लिया, 90 रुपए अपने पास रख लिया और 900 रुपए उसने किसी और को देने के लिए अपने पास बचा लिए। अब एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो बैंक से 900 रुपए उधार लेता है। जैसे ही उसने 900 रुपए उधार लिए, उसके पासबुक में एंट्री कर दी 900 रुपए की और उसका 10% उसने शेयर के तौर पे अपने पास दोबारा रख लिया। अब बचे 810 रुपए। अब 810 रुपए वो किसी तीसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। जैसे ही वो 810 रुपए किसी और व्यक्ति को उधार देता है, उसका 10% मतलब 81 रुपए वो अपने शेयर के तौर पे बचा लेता है और बाकी के जो पैसे बच गए वो उसको उधार के रूप में दे देता है। बैंक अच्छी तरह जानती है कि ये सभी व्यक्ति एक साथ पैसा निकालने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए वो उनके ही पैसों को बार बार किसी की डिफरेंट टाइप्स के व्यक्ति को, जरूरतमंद को उधार देते रहते हैं। और जो सीआरआर के तौर पे पैसा जमा होता है, उसी सीआरआर के अनुसार आरबीआई साख निर्माण करती है, जो कि मैं आपको एक तालिका के अनुसार समझाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। यह देश के सभी वाणिज्य बैंकों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वाणिज्य बैंकों की भांति यह आम जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करता और न ही यह आम जनता को ऋण देता है। देश के विदेशी मुद्रा कोषों का यह संरक्षक होता है। नोट जारी करने का एकाधिकार इसे ही प्राप्त होता है। समझते हैं, जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो सभी वाणिज्य बैंकों की मॉनिटरिंग करता है और जो विदेशी मुद्रा कोष होते हैं, मतलब जो हमारे फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है, उन सभी की सिक्योरिटी करता है, उन सबको अपने पास ही रखता है और
नोट जारी करने का एक अधिकार इसी के पास होता है। हमारे देश में या किसी भी देश में केंद्रीय बैंक ही होता है जो उस देश की करेंसी को जारी करता है। अब हम केंद्रीय बैंक के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक के कई सारे कार्य होते हैं, जिसमें से एक कार्य है नोट जारी करने का अधिकार, दूसरा कार्य है सरकार का बैंक, तीसरा कार्य है बैंकों का बैंक, चौथा कार्य है बैंकों का निरीक्षक, पांचवा कार्य है अंतिम ऋणदाता, छठा कार्य है विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक, सातवां कार्य है साख मुद्रा पर नियंत्रण। अक्सर पेपर में इन सातों में से कोई से भी एक पॉइंट के बारे में 3 से 4 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। अब हम इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंकों को नोट जारी करने का एक अधिकार। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देशों में नोट छापने का एक अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है। केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त होने से मौद्रिक प्रणाली में समरूपता आती है। नोट जारी करने के एकाधिकार द्वारा कागजी मुद्रा को आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ाकर मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोच बनाई रखी जा सकती है। इसका मतलब है वर्तमान समय में या कभी भी नोट जारी करने का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक के पास ही होता है और हमारे भारत में भी केंद्रीय बैंक के पास ही है। इससे एक ही संस्था के पास होने के कारण बाजार में समरूपता बना के रखी जा सकती है मुद्रा की, और जब मर्जी मुद्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिससे कि बाजार में इसकी लोच बनाई जा सके। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंक एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी बैंकों के रूप में यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकार के कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है तथा केंद्रीय बैंक सरकारी कोष का भी स्थानांतरण करता है। यह सरकार के लिए प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिलों आदि का भी क्रय विक्रय करता है। देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते यह सरकार के आर्थिक, वित्तीय एवं मौद्रिक विषयों पर समय समय पर सलाह देता रहता है। जिस प्रकार से हम वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेते हैं उसी प्रकार से सरकार भी केंद्र सरकार से पैसा उधार लेती है। सरकार के जितने भी कोष होते हैं, जितने भी सरकारी फंड होते हैं वो केंद्रीय बैंक के पास रखे होते हैं। यदि सरकार को किसी प्रकार के शेयर खरीदने हैं तो वो शेयर की खरीद भी केंद्रीय सरकार ही करती है, और समय समय पर सरकार को जब जरूरत महसूस होती है तो वो केंद्रीय बैंक के साथ सलाह मशवरा भी करती है कि किस प्रकार से मुद्रा को सभी राज्यों में या गरीबों तक पहुंचाया जाए। इसका सारा आइडिया केंद्रीय सरकार ही देती है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक देश के किसी भी बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है। नगद कोष को दो प्रकार से रखते हैं। प्रथम अपने पास नगद कोष, दूसरे केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखे जाते हैं। ये बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नगद कोष मानते हैं। समझते हैं, जिस प्रकार से वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेते हैं उसी प्रकार से वाणिज्य बैंक भी केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेता है, इसलिए यह बैंकों का बैंक कहलाता है। जब हम वाणिज्य बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसे 3 भागों में बट जाते हैं, एक सीआरआर के तौर पे, दूसरा एसएलआर के तौर पे और तीसरा जनता के लिए। जो सीआरआर के तौर पर होता है वो आरबीआई में जमा कर दिया जाता है और जो एसएलआर होता है वो अपने पास वाणिज्य बैंक अपने पास रख लेती है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो एसएलआर में से पैसा निकाल सके। और जो जनता के लिए पैसा रखती है वो जनता को उधार के रूप में वो दे देती है। जो पैसा वो सीआरआर के तौर पर केंद्रीय बैंक के पास रखती है, समय आने पर वह पैसा भी उनसे मांग सकती है, और यही सीआरआर होता है जो बाद में साख का निर्माण करने में सहायक होती है। यहाँ हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पे क्या आता है, बैंकों का निरीक्षक। बैंकों का निरीक्षक से तात्पर्य है किस प्रकार से ये केंद्रीय बैंक सभी वाणिज्य बैंकों के ऊपर निगरानी करता है। तो यहाँ पढ़ेंगे बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षक भी करता है। इसके लिए उसे ये कार्य करने होते हैं। तो पहले नंबर पे आता है वाणिज्य बैंकों को लाइसेंस जारी करना। दूसरे नंबर पे आता है देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं खुलवाना तथा उनका विस्तार करना। तीसरे नंबर पे आता है वाणिज्य बैंकों का विलयन करना और चौथे नंबर पे आता है बैंकों का परिसमापन।
4 कार्य होते हैं जो केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के लिए करती है। उनको लाइसेंस देती है, उनकी शाखाएं खुलवाती है, उनका विलय करती है। विलय करने से तात्पर्य है जिस तरह से अभी 2012 में बैंक ऑफ राजस्थान आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिल गया था। ये उस कंडीशन में होता है जब किसी बैंक का दिवाला निकलने वाला होता है तो उस बैंक को केंद्रीय बैंक किसी और बैंक में मिला देती है, जिससे कि उसके कस्टमरों को ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े और उनको ज्यादा मुसीबत उन पर ना आए। उसके बाद बैंकों का परिसमापन और उसका बैंकों को खत्म करना हो, उसका भी कार्य केंद्रीय बैंक के हाथ में ही होता है। तो यहाँ हम 5वें नंबर पे देखेंगे किस प्रकार से केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी वाणिज्य बैंकों को कहीं से भी ऋण प्राप्त ना होता हो तो वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण दे देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो यहाँ पे इससे ये समझ में आता है कि जब वाणिज्य बैंकों को पैसों की जरूरत होती है, उसे रुपए कहीं से नहीं मिल पाते हैं, तो वो केंद्रीय बैंक से पैसा उधार ले सकता है और केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से कुछ शेयर लेकर उनको पैसा उधार दे देते हैं। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के ऊपर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर पाता है। नंबर पे हमारे पास आता है देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। तो यहाँ हम देखेंगे केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। देश की मुद्रा इकाई के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता है। इनके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दर की स्थिरता के लिए भी विदेशी कोषों को उचित मात्रा में बनाए रखता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बाहरी जो विदेशी करेंसीज होती हैं वो अधिक मात्रा में उनके रेट ना बढ़ जाए, इसीलिए वो उन देशों की करेंसीज को अपने पास संरक्षित रखता है, सेव करके रखता है, जिसे हम मुद्रा कोष संरक्षक के नाम से जानते हैं। और ये बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफी काम आता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने में बहुत सहायक भी माना जाता है। 7वें नंबर पे आता है जो हमारा आखिरी पॉइंट भी है इसका, साख मुद्रा पर नियंत्रण। वास्तव में केंद्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्य बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। साख नियंत्रण मतलब साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करने से है। साख मुद्रा का आवश्यकताओं से अधिक प्रसार होने पर मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है और कम होने पर मुद्रास्फीति के दोष पैदा हो जाते हैं। यह कारण है कि केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं के अंदर रखने का प्रयास करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख मुद्रा का उचित नियंत्रण करने से देश के सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाई जा सकती है तथा उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। तो इसको हम बच्चे इस तरह समझेंगे, साख मुद्रा का नियंत्रण केंद्रीय बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यदि किसी देश के अंदर साख बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब मुद्रा बहुत ज्यादा देश के अंदर हो जाती है, तो महंगाई बढ़ने लग जाती है तथा अगर मुद्रा देश के अंदर कम हो जाएगी, साख कम हो जाएगी, तो महंगाई बहुत ज्यादा घटने लग जाएगी। इसको नियंत्रण करना ही केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। इसकी सीमाएं निर्धारण करना, इसको स्थिर लेकर आना तथा उत्पादन में रोजगार में वृद्धि करना, ये सारे कार्य केंद्रीय बैंक के अंडर में आते हैं। यदि वह साख को नियंत्रण नहीं करती है तो देश के अंदर महंगाई का दौर आ जाएगा और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। इसके पीछे में एक लॉजिक से समझते हैं। यदि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मांग करने लग जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मांग करेंगे तो बाजार की वस्तुएं खत्म होने लग जाएंगी और जब बाजार में वस्तुएं खत्म होने लग जाएंगी तो महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस सब पे नियंत्रण करना केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम इस लेसन में मुद्रा पूर्ति और साख नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के आर्थिक हितों का ध्यान में रखकर मुद्रा पूर्ति तथा साख नियंत्रण कार्य करती है, क्योंकि करेंसी जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। यह विभिन्न उपकरणों के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इससे अभिप्राय है कि केंद्रीय बैंक एकमात्र ऐसा बैंक होता है जो मुद्रा की पूर्ति और साख नियंत्रण करती है, और वो इसलिए करती है जिससे कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। अब हम आने वाले बिंदुओं में ये पढ़ेंगे किस प्रकार से वह मुद्रा की पूर्ति करती है तथा उस पर नियंत्रण करती है।
देखेंगे किस प्रकार से मात्रात्मक उपकरण के द्वारा मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यह ऋण केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को प्रतिभूतियों और विनिमय बिलों के आधार पर दिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए रेपो दर में वृद्धि की जाती है। बढ़ी हुई रेपो दर व्यापारिक बैंक को ब्याज की दर बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। अंततः बढ़ती हुई ब्याज की दर के कारण जनता ऋण नहीं लेता, परिणाम सिर्फ अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति पर रोक लगती है। दूसरी तरफ यदि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना चाहती है तो वह रेपो दर को कम कर देती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे रेपो दर को कम करना या बढ़ाना, ये आरबीआई के अंतर्गत में आता है। जब वह रेपो दर को, और रेपो दर क्या होता है हम ये समझेंगे। केंद्रीय बैंक जब वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देती है तो उस पर जो ब्याज लेती है, जो रेट लेती है, वो होता है रेपो रेट। और रेपो रेट के रेट जब बढ़ा दिए जाते हैं तो व्यापारिक बैंक भी अपने ब्याज का रेट बढ़ा देता है, जिसके कारण जनता अधिक ब्याज पर मुद्रा नहीं ले पाती और बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है। इससे मुद्रा की पूर्ति पर रोक लग जाती है और बाजारों तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता। और दूसरी तरफ यदि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना चाहती है, बाजार में ज्यादा से ज्यादा मुद्रा को बेचना चाहती है, तो वो रेपो दर को कम कर देती है और बाजार में मुद्रा पहुंच जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है। मुद्रा पूर्ति को कम करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करती है, जिसके कारण व्यापारिक बैंक बढ़ती हुई दर पर अपनी कोशिशों को आरबीआई को ऋण के रूप में दे देती है। क्रिया व्यापारिक बैंकों को जनता को ऋण देने में हतोत्साहित करती है। रिवर्स रेपो दर से आशय है जब केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक से पैसा उधार लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, केंद्रीय बैंक भी वाणिज्य बैंकों से पैसा लेती है और जब वो पैसा लेती है उसके बदले में जो वो ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और ये ऐसा इसलिए करती है जब बाजार में मुद्रा बहुत ज़्यादा होती है और बैंकों में, वाणिज्य बैंकों के पास मुद्रा बहुत ज़्यादा होती है तो मुद्रा उनसे उधार के तौर पर ले लेती है और वो अपने रेपो दर को बढ़ा देती है। रेपो दर के बढ़ाने के कारण जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो केंद्रीय बैंक को रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वाणिज्य बैंक उनको पैसे दे देते हैं, बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है और वो बड़े ही प्यार से बाजार में मुद्रा पर नियंत्रण कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे खुले बाजार में क्रियाएं। खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा जनता और व्यापारिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचने व खरीदने से है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री व्यापारिक बैंकों के कोष को कम कर देती है या बैंकों के साख निर्माण की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालती है, अंततः अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को कम करती है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता के पास उपलब्ध कोष में वृद्धि करती है तथा व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की क्षमता बढ़ाती है, अंततः अर्थव्यवस्था मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। खुले बाजार की क्रियाएं से आते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा शेयरों को खरीदना व बेचना। शेयर मतलब प्रतिभूतियां को खरीदना और बेचने को ही खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की बिक्री करती है। जब वो केंद्रीय बैंक शेयर को बेचती है वाणिज्य बैंकों को, तो वाणिज्य बैंकों के पास मुद्रा कम हो जाती है, क्योंकि मुद्रा तो वो शेयर खरीदने के लिए केंद्रीय बैंक को मुद्रा दे देती है। इस कंडीशन में वाणिज्य बैंकों के पास मुद्रा कम हो जाती है। वाणिज्य बैंकों के पास जब मुद्रा कम हो जाती है तो बाजार में मुद्रा नहीं पहुंच पाती, जिससे मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल में किया जाता है और मुद्रा पूर्ति को कम किया जाता है। उसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियां खरीद ली जाती है वाणिज्य बैंकों से, जब वाणिज्य बैंकों से वो खरीद लेती है शेयर्स को, उसके बदले में वो उनको मुद्रा देती है। मुद्रा बाजार में बैंकों में जाती है, बैंकों में जाने के बाद बाजार तक पहुंचती है। बाजार में जब मुद्रा पहुंचती है तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे वैधानिक कोष आवश्यकताएं, जिसे हम एलआर के रूप में भी जानते हैं। वैधानिक कोष आवश्यकताएं आरबीआई के द्वारा निश्चित की गई एक कोशिश होती है जिनको वाणिज्य बैंक सुरक्षित रखने के लिए बाध्य होती हैं। यह कोष व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वैधानिक कोष आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है नगद कोष अनुपात, जिसे सीआरआर भी कहते हैं। दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे एसएलआर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे एलआरआर।
LRR एक प्रकार का एक अनुपात है जिसके अंदर दो अनुपात आते हैं, एक CRR और एक SLR। CRR का मतलब होता है नगद कोष अनुपात है, SLR का मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात। और ये दोनों मिलकर साख निर्माण में सहायक होती है। किस प्रकार से साख निर्माण में सहायक होती है, ये हम नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात को पढ़कर समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे नगद कोष अनुपात, जिसे CRR भी कहते हैं। नकद कोष अनुपात वह अनुपात है जो व्यापारिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास रखी जाती है। CRR व्यापारिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के पास रखे जाने वाले शुद्ध मांग और शाब्दिक देयता का एक न्यूनतम प्रतिशत होता है। इसका मतलब है जब हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो उसका एक छोटा सा भाग CRR के रूप में केंद्रीय बैंक अपने पास रख लेती है, और जो केंद्रीय बैंक अपने पास रखती है उसे हम CRR कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे SLR के बारे में। वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात वैधानिक तरलता अनुपात से अभिप्राय कुछ मांग जमाओं एवं स्वाधि देयताओं के उस न्यूनतम प्रतिशत से है जो व्यापारिक बैंक को अपने पास रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात को परिसंपत्तियों जैसे अतिरिक्त कोष, गैर ऋण प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां या दूसरे बैंकों के पास चालू खाते के रूप में रखा जाता है। मतलब जो पैसा CRR के देने के बाद जब वाणिज्य बैंक CRR RBI को दे देती है, उसके बाद वो कुछ पैसा अपने पास भी रखती है। जो पैसा वो अपने पास रखती है उस अनुपात को, उस पैसे को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। और बाकी का जो तीसरा हिस्सा CRR और SLR निकालने के बाद जो तीसरा हिस्सा बचता है वो जनता को उधार देने के लिए, जनता के लिए रख लिया जाता है। आई होप कि आपको SLR और CRR समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक उपकरण। तो गुणात्मक उपकरण के अंदर हमारा आता है सीमांत आवश्यकताएं। सीमांत आवश्यकताओं से अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा ऋणों के लिए प्रदान की गई जमानत वाली वस्तुएं के वर्तमान मूल्य के अंतर से है। साख की राशनिंग। साख की राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित करना है। नैतिक प्रभाव। कभी कभी RBI सदस्य बैंकों को मना कर उन्हें अपने दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी आपके बुक के अंदर है इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक में अंतर है, यहाँ पर आप खुद ही देखें और अपने नोटबुक में लिखें। और